तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो जेटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली मैं जेटेट को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने और भी वीडियो क्लासेस में डील किया था, बट ये यूट्यूब में नहीं था। तो ये जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है कृषि। ये पहली वीडियो मैं डाल रहा हूँ एनसीईआरटी और जेसीईआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन करके। तो इसके बाद क्या करेंगे, बाकी का जो 3 चैप्टर है वो भी मैं धीरे धीरे करके अपलोड करता जाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ इसको बनाया, नोट्स को और कवर करने की कोशिश किया। बहुत सारा ऐसा चीज़ है एनसीईआरटी में जिसको मैंने छोड़ दिया। अब बाकी जो जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको मैंने इसमें कवर किया है। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे मैंने नोट्स को तैयार किया है अपने हाथों से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये कृषि का बात करते हैं कि आजकल मतलब बहुत कोई जो कृषि के बारे में जानकारी नहीं है वो सीधे उस मतलब लगाते हैं कृषि मतलब खेती करना। लेकिन खेती के अलावा भी कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे सबसे पहले कृषि जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों में है जिसका अर्थ एगर एगर यानी एग्री, जिसका अर्थ है मृदा। एगर मतलब मृदा हो गया और कल्चर मतलब कृषि हो गया। तो इसी से जो है एग्रीकल्चर शब्द बना है। एगर मतलब मृदा और कल्चर मतलब जो है कृषि। तो ये तो रहा इंग्लिश वाला वर्ड। और इस खेती का अर्थ जो है हम लोग क्या लगाते हैं, खेती मतलब कृषि का अर्थ होता है कि जैसे धान की खेती, दलहन की खेती, ये तो एक सोर्स हो गया, मतलब कच्चे माल को कैसे बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो कृषि के अंतर्गत शामिल है, जैसे कोई मत्स्य पालन करता है, कोई सुअर को पालता है, कोई मुर्गी पालन करता है, कोई इस टाइप के जो भी जो पालने वाला चीज़ है जिससे रोज़गार सृजित होता है वो भी कृषि के अंतर्गत ही काउंटिंग होता है। तो कृषि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खेती करना ही कृषि है। इसके अलावा कुछ भी अगर रोज़गार के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं वो भी जो है कृषि के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए, जब पौधा हमारा बनता है, जैसे मान लीजिए धान का पौधा, पहले तो धान का पौधा को रोपने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है। पहले हल से जुताई करते हैं, जुताई होने के पश्चात फिर उसमें बीज बोते हैं, मतलब बीज को ऐसे छींट के धान की खेती को मतलब उसका पौधा तैयार किया जाता है। फिर उसको फिर उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद फिर एक एक करके रोपते हैं। ये तो रहा हमारा शुरुआती दौर, जैसे हम खेती किए। उसके बाद इसमें 3 क्रियाएं कैसे हो सकता है कि जैसे वो धान मतलब फसल तैयार हो गया, फसल तैयार होने के बाद वो धान हम कटाई करके कहीं बाहर फैक्ट्री में बेच दिए, या फिर कहीं अपने खाने के लिए उसका यूज़ किए, मतलब तरह तरह का किस्म होता है। तो इसमें जो है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे इसमें, कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इसके उदाहरण हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है, मतलब जैसे हम लोग धान की खेती, धान का एग्जाम्पल लिए कि धान की खेती हम लोग करेंगे, तो धान की खेती से मतलब ये हो गया कि धान तो एक प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन, कितना हमारा उत्पादन हुआ, मतलब एक सोर्स वाला चीज़, वो जो है प्राथमिक क्रिया में आएगा फर्स्ट। जैसे धान हो गया, तो धान प्राथमिक क्रिया हो गया। उसके बाद द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। कि प्रसंस्करण मतलब होता है कि मान लीजिए धान से हम चावल बना लिए, तो वो एक प्रसंस्कृत रूप हुआ। और फिर चावल से हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भात बनाया है, कोई चावल से कुछ अलग अलग वैरायटी बना लिया, तो वो क्या हो गया, वो प्रसंस्करण रूप हो गया। तो जो प्रसंस्करण रूप होगा वो द्वितीय क्रिया में शामिल होगा, जिसमें से क्या है, इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बनाना या बुनना होगा, कपड़ा बुनना। मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि इस्पात क्या एकाएक हमारे प्राकृतिक संसाधन में मौजूद है? नहीं है।
इस्पात जो है लोहा, निकेल और तांबा से मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है। तो जो लोहा और तांबा और निकल है, ये हमारा क्या हो गया, ये प्राथमिक हो गया। लेकिन जो हम इस्पात बनाएं उससे प्रसंस्करण करके वो फिर इस्पात बनाएं तो इस्पात हो गया हमारा द्वितीय क्रिया में शामिल हुआ। ठीक है। जैसे कपड़ा बुनना, तो कपड़ा हम क्या, सबसे पहले हमको कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो कपड़ा के लिए या तो हो सकता है कि हम कपास से कपड़ा बनाएं, तो कपास क्या हो जाएगा, वो प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। और या फिर रेशम कीट पालन करेंगे, रेशम कीट पालन से भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी हम धागा बनाते हैं। तो रेशम की कीट जो पालन हुआ वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और जो कपड़ा बुनना वो द्वितीय क्रिया में आएगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया को बहुत भारी भांति से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग तृतीय क्रिया की तरफ नज़र डालते हैं कि तृतीय क्रिया क्या है। थर्ड स्टेज में तृतीय क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्रों में सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, जैसे यातायात, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। देखिए, मान लीजिए आपके घर में धान की खेती होती है, और धान की खेती मतलब आप मान लीजिए बड़े ज़मींदार हैं, धान अच्छी खासी आपके घर में हुई है और उस धान को आप बेचना चाहते हैं, या फिर धान को जो है अपना जो खेत है वहाँ से आप लाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यातायात चाहिए। और उस यातायात के सहायता से आप हो सकता है कहीं बाहर भेज रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, या किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी को आप बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये जो है थर्ड स्टेज में इसकी गिनती होती है, मतलब तृतीय क्रिया में शामिल होती है। फिर बैंकिंग के बारे में, जैसे आप जो पैसा अर्जित किए हैं उसको आप जो है इन्वेस्ट करते हैं कहीं की दूसरे जगह, या फिर आप जमा रखते हैं। तो बैंकिंग मतलब क्या, बैंक से जुड़ा हुआ है, पैसा आपको वहाँ रखना पड़ेगा, या फिर रखते होंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करते होंगे, ये भी एक हो गया। उसके बाद बीमा कराते होंगे, बीमा किस चीज़ का, फसल का कराते हैं। मान लीजिए इस साल बारिश नहीं हुई तो आपका फसल बर्बाद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राथमिक और द्वितीय क्रिया के बीच का एक कड़ी के रूप में ये काम कर रहा है। उसके बाद हम विज्ञापन देख लिए। विज्ञापन क्या काम करता है, मान लीजिए आपने एक ऐसा धान की खेती मतलब उपजाया, या फिर ऐसा मुर्गी पालन किया आपने कि वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गया। तो चर्चित कराने के लिए आपको विज्ञापन कराना पड़ेगा। हो सकता है किसी नामी गिरामी चेहरा के सामने आपको बोलना पड़ेगा। मान लीजिए अगर झारखंड की बात है, तो हो सकता है कि मुर्गी जो पालन कर रहे हैं उसके बारे में आप धोनी को बोलें कि प्लीज़ सर मेरा ये मतलब एडवर्टाइज कर दीजिए, इसके लिए मैं आपको इतना पे करूँगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो जिनको आप बोलें वो अच्छा चेहरा है, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा पैसा ले, और हाँ करे या ना करे। लेकिन हाँ करने के बाद अगर वो कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो हो सकता है आपका सेलिंग जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड का जो है ये एक कड़ी के रूप में काम करता है। ठीक है। तो तृतीय क्रिया भी मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है द्वितीय क्रिया में, तो समझ गए हैं कि भाई कृषि, मत्स्य, या फिर कपड़ा बुनना, डबल रोटी, इस्पात निर्माण, ये सब द्वितीय क्रिया में आ गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। देखिए, हमने अभी बात किया कि कृषि न सिर्फ धान की खेती और मतलब जो खेत में होता है खेती, उससे सिर्फ मतलब नहीं है, उसके अलावा हम कर सकते हैं फलों का उत्पादन कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फूलों को उगा सकते हैं, पशुधन पालन कर सकते हैं। पशुधन में बहुत कुछ हमने अभी बोला, जैसे सुअर पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन वगैरह वगैरह, जितना भी हो सकता है जिससे मतलब रोज़गार सृजित हो और अपना भरण पोषण हो सके मानव के लिए। ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट है कि विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। 50% लोग जो है वो कृषि में मतलब काम कर रहे हैं, तभी तो बाकी 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो 100% का भरण पोषण कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कैसे कि 50% जो काम कर रहे हैं वो भी तो खाएंगे ना, उसके साथ साथ तो जो बाकी बचे 50% है वो भी खाना खाएंगे। तो 50% उत्पादन कर रहे हैं और 100% लोग खा रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। ये बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट आधारित मतलब क्लासेस हैं। आप इसको कंटिन्यू करेंगे या फिर इस नोट्स को रीडिंग भी पढ़ेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है।
भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। टोटल भारत की जनसंख्या कितनी है? अभी तो 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख 69,573। ठीक है। खैर उतना डेटा हमको याद नहीं रखना है, ऐसे मैंने बता दिया क्योंकि एक क्या बोलते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो किसी को बेस मान के पूछता है। ठीक है। तो 2011 का अभी तक का बेस है 2011। प्रत्येक 10 साल में हमारा जनसंख्या काउंटिंग होता है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है, जिस वजह से हम 2011 को ही बेस मान सकते हैं। तो देखा जाए तो 2/3 जो है भारत की जनसंख्या किस पर निर्भर है भाई? तो ये कृषि पर ही निर्भर है। कृषि में उत्पादन होता है, जिस आधार पर बाकी लोग खाते हैं। 1/3 जो बचे हैं, जो कृषि पर डिपेंडेंसी नहीं रखते हैं, हो सकता है ये लोग अमीर हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो जो है इस कृषि से बने उत्पाद को खाते हैं। ठीक है। ये वही मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि 50% उत्पादन करते हैं, तो 50% में 100% लोग खाते हैं, क्योंकि वो भी इंक्लूड हैं। उसी प्रकार से भारत में भी यही स्थिति है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की कितने प्रतिशत या कितने भाग जो है कृषि पर डिपेंडेंसी रखते हैं, निर्भर हैं, तो वो है 2/3 भाग। ठीक है। ये एज इट इज़ आपको याद रखना है, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। कृषि तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं बीज उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक। इसके कुछ क्रियाएं जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। मतलब कृषि एक तंत्र के रूप में हम समझ सकते हैं। कृषि तंत्र एक ऐसा चीज़ है जिसमें इतनी सारी क्रियाएं संपन्न होती है, बीज से लेकर के श्रमिक तक। अब आप सोचेंगे कि ये कि कैसा तंत्र है? तंत्र मतलब क्या? एक शक्ति के रूप में है ये। कृषि अगर आप करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जैसे बीज, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे किस्म का बीज हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं और धान की खेती करते हैं। ठीक है। या फिर अलग अलग किस्म की खेती करते हैं। सिर्फ मैं धान को ही नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग किस्म का भी हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, जिसके लिए हमें अच्छे अच्छे बीज की आवश्यकता होती है और वैज्ञानिक तरीक़ों से इन बीजों को जो है बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उर्वरक, अगर आप ज़्यादा पैदावार चाहते हैं, ज़्यादा उपज चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी उपज को जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या है, मशीनरी। मान लीजिए आप बड़े भूखंड पे अगर आपका ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, वहाँ पर आप खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए कि अगर आप हल से जुताई करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन लगेगा और मतलब एक टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपका उतना ज़्यादा काम हो भी नहीं पाएगा। जिस वजह से हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और नए नए जो मशीन आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर हैं जो बीजों को बोने में हेल्प कर रहा है। हम लोग जितना मैन पावर लगा के, मतलब मजदूर लगा के नहीं कर सकते हैं, उतना हमारा मशीन तुरंत कर देता है। तो जो बिजनेस पर्पस में जो खेती करते हैं ना, वो मशीनरी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम मज़दूर लगाएं या ना लगाएं। लेकिन हाँ, मज़दूरों की अभी बहुत सारा मशीन आने से बहुत लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं। लेकिन जो बिज़नेस करेगा तो वो तो बेरोज़गारी को नहीं देखेगा ना, वो तो अपना फ़ायदे के बारे में सोचेगा, जिस वजह से मशीन का वो यूज़ करेगा। और श्रमिक हो सकता है कि उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर वाला चाहिए, ट्रैक्टर चलाने वाला चाहिए, बीज बोने वाला ट्रैक्टर, या फिर खाद छींटने वाला ट्रैक्टर। तरह तरह का मशीनी उपकरण, जिसमें 10 लोग काम करते थे, मशीन आने से शायद एक आदमी से ही काम हो रहा है। तो इस तरीके से जो है कृषि तंत्र में इतनी सारी चीज़ें शामिल होती है। और क्या क्या हो सकता है कृषि में शामिल हो सकता है? जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। जुताई, जैसे हम खेत की जुताई किए हैं, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई, मतलब पानी, उसमें अगर पानी की कमी हो रही है तो हम उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद कटाई भी समझ में आ चुका होगा। हम यहाँ पर निराई के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, तो धान तो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार उसको बो दिए, लेकिन उसके साथ साथ देखे होंगे कि खेत में कुछ ऐसे चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें जो हमें चाहिए नहीं होता है, वो पौधा जो है धान के साथ साथ उग जाते हैं। और जैसे रासायनिक खाद डालते हैं तो धान जैसे वृद्धि होता है, उसके साथ साथ जो अनावश्यक पौधा है वो भी वृद्धि होने लगता है। तो उस अनावश्यक पौधा को क्या बोलते हैं, आप कमेंट में लिख के बताइए। उस अनावश्यक पौधा को जो है खरपतवार बोलते हैं। ठीक है। खरपतवार जो मेरी अनवांटेड चीज़ है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि वो मेरी धान के साथ
साथ वो हो। तो उस खरपतवार को जो हम हटा देते हैं वहाँ से, तो उसको बोलते हैं निराई करना। ठीक है, खरपतवार को जब हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? निराई करना। मतलब उसको हटा दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए वहाँ से, ताकि धान की जो वृद्धि को वो रोक रहा था। अब उसको हटाने के बाद हो सकता है कि जो रासायनिक खाद हमने डाला है उसकी वजह से उसकी वृद्धि और मतलब बढ़ेगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाया, अपने तरफ से मैंने कोशिश किया। फिर भी अगर कहीं छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, आगे मैंने देखी ये एनसीईआरटी का एज इट इज़ मैंने इमेज भी ले लिया है कि कैसे किस तरीके से खेती के दौरान क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। जैसे ये मान लीजिए किसान है, कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति में क्या क्या शामिल है। देखिए, एक तो फसल चाहिए, फसल बो दिए, जुताई बुआई छिड़काव होने लगा, ये रसायन का इस्तेमाल किए, अच्छे बीज होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए जिसके लिए बड़े बड़े भूस्वामी या बड़े ज़मींदार जो है निवेश करता है। और ये जो है ये पूरा प्रक्रम है। ठीक है, ये पूरा प्रक्रम है। और निर्गत कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें निर्गत करेंगे तब जाके हमारे सारा चीज़ें होगा कंप्लीट। और भौतिक निवेश, भौतिक और मानवीय कृषि निवेश, जो हम लोग कोई टेक्नोलॉजी का जिसमें यूज नहीं करते हैं उसमें क्या क्या ये शामिल होता है। जो मतलब सिर्फ जो छोटे किसान होते हैं वो उतनी ज़्यादा मशीन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता है, सिर्फ वो खाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैंने इसमें पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि है। ठीक है, तो आराम से देखते रहिए। ये जो एज इट इज़ मैंने क्या किया है, वहाँ से इसको पूरा मतलब स्क्रीनशॉट लगा के इसमें डाल दिया है कि क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग थोड़ा अच्छा लगा ऐसे करके दिया है, तो इसको मैंने रिटन फॉर्म में ना करके एज इट इज़ मैंने ले लिया है। ठीक है, इसमें देखिए कितना अच्छे ढंग से दिया है और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, ना सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो कंपटीशन है उसमें भी ये पूछा जाता है। जैसे हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर का हमने अभी लैटिन वर्ड के बारे में देखा कि लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर, जिसका अर्थ होता है एग्री का मतलब मृदा और कल्चर मतलब कृषि। ठीक है, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर का मतलब ये हो गया कि मृदा की जुताई, सही बात है, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान, कला, इसे खेती भी कहते हैं, एग्रीकल्चर जिसे हम खेती भी कहते हैं। उसके बाद सेरीकल्चर, देखिए यहाँ से इसको जोड़िए, एग्रीकल्चर, उसके बाद सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर में क्या देखेंगे, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, इसको मैंने देखा भी है और रेशम कीट पालन कैसे किया जाता है, मैंने अपने हाथों से इन कीटों को छुआ भी है, बहुत अजीब टाइप का फील होता है। ठीक है, मतलब डर जैसा महसूस हो रहा था क्योंकि मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम टच किया, मैंने इससे पहले देखा भी नहीं था कि कैसे जो है रेशम कीट पालन किया जाता है। तो देख के थोड़ा अचंभित लगा, बहुत सारे वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोग। ठीक है, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, वाणिज्यिक पालन करते हैं सेरीकल्चर, और यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है रेशम कीट पालन, जिससे जो हम लोग कपड़ा वगैरह बनाते हैं। तो रेशम कीट पालन भी ये कृषि के अंतर्गत प्राथमिक क्रिया में शामिल है। उसके बाद रहता है पीसी कल्चर, जिसका अर्थ होता है मत्स्य पालन। हमने इसको कैसे याद किया था, पीसीएम होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसी और कल्चर उस एम से हो गया मत्स्य पालन, ऐसा हमने याद किया था। हो सकता है आपके पास कुछ और तरीका होगा तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, जो हम लोग तालाब या फिर पोखर, जिसको पोखर और तालाब दोनों एक ही टाइप का है, उसमें जो है पोखर मतलब छोटा होता है, तालाब बड़ा होता है, उसमें जो मछली पालन करते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया। पिसीकल्चर जो है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि पिसीकल्चर किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। उसके बाद विटीकल्चर मतलब द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कृषि किसको बोलते हैं, अंगूरों की खेती करने को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाता है, कहीं इसमें जोड़ तोड़ नहीं, अलग से कुछ नहीं पूछता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। हॉर्टिकल्चर देखिए ये जो है ना उद्यान कृषि है, इसमें एक शब्द जोड़ दिया है वाणिज्यिक, मतलब जिसका हम जो है
बिजनेस पर्पस में यूज करेंगे, कमर्शियल पर्पस में, बेचने के पर्पस से, ठीक है, तो उसको उसमें उसका अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। बिजनेस पर्पस में जो कोई भी यूज करता है तो उसमें जो है मिट्टी की पूरी जांच होती है, ठीक है, मिट्टी जांच कराया जाता है, फिर उस मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्वों की कमी है उसको दिया जाता है, उसके बाद फिर बाकी का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, तब जाके उसमें पैदावार जो है ज़्यादा होता है, उपज ज़्यादा होता है। तो उपज अगर ज़्यादा होगा तो उसको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं जैविक कृषि क्या है। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। आनुवांशिक रूपांतरण जैसे हम लोग इसको ठेठ भाषा में बोल सकते हैं कलमी। कलमी आप लोग सुने होंगे, कलमी करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आम के ऐसे पौधे मिलेंगे जो बहुत कम टाइम में, हो सकता है आपने 1 साल पहले उसको लगाया कलमी करके, यानी आनुवंशिक रूपांतरण करके, और 1 साल बाद ही आपको उसमें फसल देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में आप उसको तैयार किए हैं। हो सकता है कि उस आम के एक टहनी को काट करके उसमें कलमी किए और कलमी के बाद उसको फिर बो दिए, जिससे वो 6 महीना, हो सकता है 6 या 1 साल बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आनुवंशिक रूपांतरण। तो जैविक कृषि में आनुवंशिक रूपांतरण भी नहीं किया जाता है और ना ही रासायनिक खाद का यूज किया जाता है। बहुत सारा जैविक कृषि आप देखे होंगे सिटी में क्या क्या करते हैं लोग, छत में, अपने घर के छतों में सबसे ऊपर में टॉप में थोड़ा सा कोई बाल्टी में मिट्टी रखा हुआ है, या फिर कोई मिट्टी का स्लैब टाइप का बना दिया है, उसमें मिट्टी से अपना पौधा उगाता है। जैसे कोई बैंगन का पौधा उगाया, कोई धनिया पत्ता उगाया, और उसमें कुछ भी खाद नहीं डालता है, अपना घर का बनाया हुआ खाद ही डालता है, या फिर जैसे कोई गोबर डाल दिया, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो पेड़ पत्ते सड़ जाते हैं उसको डालते हैं। तो उससे जो है मतलब छोटी खेती करते हैं, कृषि करते हैं, उससे भी उनको नहीं बोलता है कि ये बिना खाद का है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हमारे बॉडी के लिए, तो उसका यूज़ बहुत कोई कर रहे हैं अभी जैविक कृषि, ठीक है। इसमें ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। अगर आप बिजनेस पर्पस में जैविक कृषि कर रहे हैं तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जैविक कृषि लोग पहले के ज़माने के लोग करते थे और उपज उस समय नहीं होता था ज़्यादा, जिस वजह से भूखे पेट रहना पड़ता था। तो खैर अभी जैविक कृषि की तरफ बहुत कोई ध्यान दे रहे हैं कि मुझे, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं जैविक कृषि में, बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, फार्म हाउस बना देते हैं और उसमें जैविक कृषि करते हैं। उनका मानना ये होता है कि हम खाद वाले चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि उस खाद वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारी लाइफ का जो टेन्योर है वो कम हो जाएगी, मतलब हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं बच पाएंगे, जिस वजह से जैविक कृषि को लोग, बहुत कोई बड़े बड़े घर के लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, फार्म हाउस के रूप में। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हो गया, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर उसे कहते हैं जिसमें कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि जैविक खाद का यूज किया जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है नेचुरली, ना कि हम किसी रासायनिक रूप से जो बनाया, जो बाज़ार में सेल होता है उसका यूज नहीं करेंगे। मतलब एक नेचुरली चीज़ है, उसको यूज करके हम खेती करेंगे और फसल उपजाएंगे, तो हमको जो उससे बेनिफिट होगा, तो वो जो है जैविक कृषि में शामिल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि के प्रकार। खेती हम किस आधार पर करते हैं, उसमें से कृषि को कैटेगराइज किया है कि 2 प्रकार से मुख्य रूप से कृषि को विभाजित किया गया है। क्या क्या है, भौगोलिक दशाओं, उत्पादों की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। देखिए, कृषि के लिए सारा क्षेत्र जो है उपयुक्त नहीं है। जहाँ नमकीन इलाका है वहाँ कृषि नहीं किया जा सकता है, जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पथरीली ज़मीन है, वहाँ भी हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये भौगोलिक दशा वहाँ की हो सकता है जहाँ बारिश ना हो, जहाँ सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध ना हो, वहाँ भी जो है हम खेती नहीं कर सकते हैं। तो भौगोलिक दशा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कृषि के लिए। और उत्पादों की मांग, ये भी डिपेंड करता है कि जिस चीज़ की हमें डिमांड मार्केट में नहीं हो रही है तो उसको हम क्यों उपजाएंगे, जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। तो उत्पाद की मांग के आधार पर हम लोग करते हैं।
हो सकता है कोई कोई ऐसा फसल हो जो किसी ख़ास मौसम में ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, फिर धीरे धीरे उस मौसम के ढल जाने पर उस वस्तुओं की डिमांड जो है कम हो जाती है। तो उसके आधार पर भी हम कृषि को कैटेगराइज कर सकते हैं श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर। जैसे छोटे किसान क्या करते हैं, अपने खेती के लिए अपना खुद का शारीरिक श्रम करते हैं और खेती करते हैं, और बड़े किसान जो बड़े भूस्वामी होते हैं और बड़े भूखंड पर जो खेती करते हैं वो क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये रहता है कि हमें खेती करना है तो पर्पस हमारा क्या है। पर्पस ये है कि हम उससे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें और ज़्यादा फसल हो तभी हमको उसमें प्रॉफिट होगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसमें मैन पावर कितना लगा रहे हैं, मज़दूरों को कितना रोज़गार दे रहे हैं, उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके माइंड में एक ही रोड मैप तैयार रहता है कि मुझे इससे बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम इसके जो अभी हमने बात किया उसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहला है निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक हो गया पुनः गहन और दूसरा हो गया आदिम निर्वाह कृषि। सबसे पहले तो निर्वाह कृषि के बारे में समझ लेते हैं कि निर्वाह कृषि है क्या चीज़। निर्वाह कृषि जो है यह छोटे किसान करते हैं। जैसे जिनका छोटे किसान क्या सोच के करते हैं खेती, उनको ये करना होता है कि हमारे पूरे साल भर जितना हम खेती करेंगे उससे मेरा पेट भरना चाहिए। मतलब उसका कोई ऐसा सोच नहीं होता है कि हम बेचने के लिए करेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत जो बच जाता है वे लोग वो क्या करते हैं उसको बेचते हैं, उस मतलब जो उपज है उसको बेच देते हैं। बाकी उसका मेन पर्पस होता है कि हमारा पेट चल सके, उतना भर ही वो उस खेती को करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, जिसमें जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता है, खुद परिवार की सहायता से उस खेती को संपन्न करता है। जैसे परिवार के लोग छोटे किसान क्या करते हैं, जैसे जो किसान है वो चला गया हल बैल लेके जुताई करने के लिए, फिर उसका जो परिवार फैमिली होती है वो खाना लेके जाती है, बाकी बच्चे भी उसमें सहयोग करते हैं धान बोने के लिए, कटाई के टाइम, या फिर उसमें जैसे रासायनिक खाद डालते हैं या फिर गोबर डालते हैं, उसमें उसके बच्चे भी हेल्प करते हैं। मतलब पूरे परिवार की सहायता से जो खेती करता है एक छोटा किसान, जिसका सिर्फ मकसद नहीं होता है कि हम इसको बेचेंगे सिर्फ खाने भर के लिए, तो उसको हम निर्वाह मतलब अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती करते हैं उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। इसको भी दो कैटेगरी इसमें बांटा गया, एक है पुनः गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या है भाई। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों अधिक श्रम से खेती करता है। इसमें चावल मुख्य फसल होती है। वर्ष भर में एक से अधिक फसल की खेती होती है। चावल के बाद गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन को खेती में शामिल किया जाता है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि में ये होता है कि किसान उस ज़मीन में, मतलब हमारे तरफ तो गहन निर्वाह कृषि ऐसे ही ढंग से किया जाता है। पूरे साल भर में उस ज़मीन पर एक ही मतलब सिर्फ धान की खेती होती है या फिर उसके बाद गेहूं की खेती करते हैं, बस 1 से 2, उससे ज़्यादा खेती नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है गहन निर्वाह कृषि में शामिल है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में उगाया जाता है। तो दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में उगाते हैं, जहाँ जनसंख्या का जमाव क्षेत्र ज़्यादा है। और हमने अभी बात किया था कि कृषि हर जगह कृषि कार्य संपन्न नहीं की जा सकती है। कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ बंजर इलाका है, वहाँ आप कृषि कार्य संपन्न नहीं कर सकते हैं, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है अच्छे ढंग से। ठीक है, अब आता है आदिम निर्वाह कृषि में। आदिम निर्वाह कृषि क्या है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया कि निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि को 2 फॉर्म में बांटा गया, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरा आता है आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया, एक स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि जो है इसको हम पहले झूम की खेती बोलते थे।
मतलब इसमें क्या किया जाता है कि झूम की खेती में उस समय जो प्राचीन ज़माने के लोग होते थे उनका कुछ मोटिव नहीं होता था, कुछ पर्पस नहीं होता था कि हम जी क्यों रहे हैं और आगे हम क्या करना चाहते हैं। अभी के लोग तो बहुत कोई सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगी, बहुत कोई सोचते हैं ना, सोच रखते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा सोच नहीं था कि मुझे बनना क्या है। वे सिर्फ पेट के लिए सोचते थे कि मुझे मेरा पेट कैसे भरेगा। तो स्थानांतरित कृषि का मतलब ये हो गया कि उस प्राचीन ज़माने के लोग क्या करते थे, किसी खास भूखंड में पहले वहाँ आने के बाद उस भूखंड को साफ़ करते थे, उसमें जो भी झाड़ी होता था, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, उसको कटाई करते थे। कटाई करने के बाद उसको वहीं पर जला देते थे और उसी मिट्टी में मिला देते थे और वहाँ पर खेती करते थे। तो वो खेती करते थे, उससे जो उपजाऊ होता था वो अपना भरण पोषण के लिए मतलब पेट भरते थे। फिर देखता था 2-3 बार 4 बार 5 बार उसमें खेती किया, फिर उसमें उन लोगों को ये पता चल जाता था कि अब यहाँ पर खेती ज़्यादा नहीं हो रहा है। फिर उस जगह को वे लोग छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे जो है स्थानांतरित कृषि का अर्थ ये हो गया कि जगह बदल बदल कर कृषि कार्य संपन्न करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा स्थानांतरित कृषि। अब आता है दूसरा, चलवासी पशुचारण क्या है। उस समय क्या होता था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, जैसे घुमंतु या खानाबदोश कहते थे, खानाबदोश जनजाति या फिर घुमंतु किस्म के लोग जो रहते थे वो क्या करते थे, अपने साथ पशु को भी ले जाते थे। पशुपालन, देखिए हमने फिर से एक बार फिर रिपीट करके बोल रहे हैं कि उस ज़माने के लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता था कि मुझे क्या करना है। वे सिर्फ पेट के लिए ही सोचते थे। जो पालन करते थे पशुपालन, तो पशु भी उनके मकसद में ही शामिल था कि पशु भी उनके भोजन का एक साधन है। और पशु से तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे उसके जो खाल होता था उससे कुछ बना लिया, उसके हड्डियों से औजार बनाते थे। कहने का मतलब यह है कि पशुचारण भी उसके साथ साथ ही शामिल था। तो किसी खास जगह में जब पशु को लेके चले गए, वहाँ पशु क्या करते, पशु जो है पेड़ पौधों को खाने लगे। तो जब वह पेड़ पौधे खाते खाते पेड़ पौधे जब कम हो जाते थे, घास फूस कम हो जाता था, तो वहाँ से भी वो दूसरे जगह मूव कर जाते थे, दूसरे जगह चले जाते थे। तो उसको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये थियोरेटिकली इसमें क्या दिया है कि स्थानांतरित कृषि जो है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं, मतलब तेज़ी से वहाँ फसल उगते हैं। ठीक है, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है, फिर खेती की जाती है। जब भूमि की उर्वर जो है खत्म हो जाती है, तब उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और नए भूखंड की तलाश में चले जाते हैं। इस खेती को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इस खेती को क्या बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब स्थानांतरित कृषि को विश्व के अनेक भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है तो वही चीज़, स्थानांतरित कृषि, जगह को बदल दिया, फिर वहाँ की उर्वरक क्षमता जितना देर तक रहा उतना देर तक उन्होंने खेती कार्य संपन्न किया। फिर उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जब कम कम होती गई तो फिर उस मिट्टी को उन्होंने छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह गए। तो अलग अलग इलाकों या क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद करना है एज इट इज़। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है, आपको इसको याद करना है, मीन्स याद करना है। ठीक है, झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। झूमिंग, जैसे हमने अभी कहा था कि झूम की खेती, उत्तर पूर्वी भारत में झूम की खेती, झूम झूम के, मतलब किसी भी तरीके से आपको इसको याद करना है। उसके बाद है मिल्पा। मिल्पा जो है मैक्सिको में बोला जाता है। मैक्सिको कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो मैक्सिको मौसम मिल्पा मौसम मैक्सिको, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बाकी आपके तरीके हो सकते हैं कुछ अलग हो, मतलब आपको याद करना है किसी भी तरीके से। उसके बाद रोका। रोका कहाँ बोला जाता है, ब्राज़ील में। ठीक है, रोका कहाँ बोला जाता है, ब्राज़ील में। तो ऐसे याद करते हैं, रोका ब्राज़ील,
लदांग जो है कहाँ बोला जाता है, मलेशिया में। ये सब है स्थानांतरित कृषि ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने भी मैंने बताए वो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला कि चलवासी पशुचारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या होता है। चलवासी पशुचारण के बारे में बताया, जो घूम घूम कर इधर उधर पशुचारण के उद्देश्य से जाते हैं, और पशु के बहुत सारे उनके बेनिफिट्स होते हैं, तभी जाके पशु को एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक को और उनके उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये पर्पस मैंने क्या बोला अभी, कि उस ज़माने के लोग कभी सोचते नहीं थे कि मुझे बेहतर ज़िंदगी जीनी है, बेहतर जगह बैठ के खाना खाना है, कभी नहीं सोचते थे। सिर्फ उनको पेट भरना होता है, किसी भी तरीके से उनका पेट भर जाए। ठीक है, इसमें जैसे एक चीज़ दिया है कि चलवासु पशुचारण, अभी तो हमने जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमने समझ लिया। अभी देखिए थ्योरेटिकली क्या बोल रहे हैं। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। देखिए जलवायविक बाधा हो सकता है कि उस मौसम में उस खास जगह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, तो फिर उस मौसम को ढलने का लोग इंतज़ार करते थे, ये भी सोचिए। उसके बाद भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप, उस भूभाग का स्वरूप कैसा है। मेरे सामने एक कौवा आ गया था, उसको मैंने भगा दिया। आवाज़ आ रही होगी अब ठीक से। उसके बाद आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कि वाणिज्यिक कृषि क्या है। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हमने क्या बात किया वाणिज्यिक कृषि में, कि भाई जो बड़े भूस्वामी होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, वे क्या करते हैं, वो उनका पर्पस रहता है कि इस इलाके में मुझे इतने सारे बेनिफिट्स करने हैं बिजनेस पर्पस में, वाणिज्यिक पर्पस में, जिसको वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करता है। उस मिट्टी में क्या कमी है उसकी जांच कराता है लैब में जाके, फिर उसमें जो कमी है उसको रासायनिक खाद के रूप में डालता है। मतलब उपज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर से खेती करता है, ये सब आता है वाणिज्यिक कृषि में। इस कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, देखिए फसल उत्पादन, पशुपालन आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, अमेरिका में जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े किसान, वो क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। और बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए अगर आप नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा फसल नहीं उपजा पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं लोगों को रोज़गार दूंगा और उसी लोगों के श्रम से मैं खेती करूंगा, तो आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जो बाज़ार को जितनी नीड है, जितनी ज़रूरत है, उतना आप नहीं दे पाएंगे। तो जिस वजह से इस नई टेक्नोलॉजी के आने से जो बेरोज़गारी का दर है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन उससे बड़े बड़े ज़मींदारों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या आता है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि को समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमने धान की खेती किया। धान की खेती होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे घर में मतलब जो बड़े भूस्वामी हैं, जो बड़े किसान हैं, वो अगर चाहते हैं कि पशुपालन कर रहे हैं तो उसके लिए चारा चाहिए, तो उसी भूमि पर जो है वो चारे की फसल उगा रहे हैं। ठीक है, और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। या यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि का अर्थ यह हो गया कि एक साथ नहीं ना कह के एक के बाद एक खेती करना, उसी को मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मिश्रित कृषि
कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रचलित है। तो अभी हमने देखा कि यूरोप में फेमस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में। ये जो टर्म्स है इसको आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि जो है समझ चुके होंगे मिश्रित कृषि के बारे में। उसके बाद रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि भी वाणिज्यिक पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें जो है बृहद पैमाने पर श्रम की और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण, फिर से कौवा आ गया। एकांत वाला जगह ढूंढना भी मुश्किल है, इतनी मतलब जनसंख्या घनत्व इतनी तेज़ी से हो रही है ना कि आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है, खैर टॉपिक पर चलते हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, जैसे केले की रोपण कृषि, गन्ने की रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब आप तो समझ गए होंगे कि भाई जिस बीज को जो है या फिर उसका प्रसंस्करण को जो है रोपा जाता है। ठीक है, और उससे जो उत्पाद बनता है उसको फिर वाणिज्यिक पर्पस के लिए उसको बेचा जाता है बाज़ारों में। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर गन्ने की कृषि हम लोग करते हैं, ये गन्ने का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग गांव घर में देखे होंगे कि गन्ने का जितना भी गांठ होता है, ऐसे करके जो गांठ होता है ना गन्ने में, तो प्रत्येक गांठ को ऐसे काट के अलग किया जाता है और जितने भी गांठ है गन्ना में, उस गांठ से एक पौधा फिर से उग जाता है। ठीक है, तो ये उत्पाद का प्रसंस्करण कहने का मतलब उस गन्ने को खेत पर ही काट के अलग अलग काट दिया जाता है और जितने भी गांठ है उस गांठ से एक पौधा निकलता है, फिर उस पौधा को फिर से रोप दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है जो गन्ने जैसे फसल को खेत में ही किया जा सकता है, या फिर आप कारखाना में ले जाके भी उसका प्रसंस्करण हम लोग करते हैं। प्रसंस्करण बोलने का मतलब उसको दूसरे रूप में ढालना या फिर उसका बीजा तैयार करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं कि रोपण कृषि के बारे में समझ चुके होंगे। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे मलेशिया में रबड़, हमने याद किया था रब को थाम लो। तो रबड़ के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान थाईलैंड और मलेशिया का है। तो ऐसे हमने याद किया था थाईलैंड और मलेशिया रबड़ के उत्पादन में। ब्राज़ील क्या है किसके लिए? कहवा के उत्पादन के लिए। उसके बाद भारत और श्रीलंका में चाय के लिए फेमस है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ जो है इस रोपण कृषि ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चावल के बारे में उम्मीद करते हैं कि सभी लगभग गांव से हैं और गांव में चावल की खेती होती है, मतलब धान की खेती होती है। चावल इस कृषि के चैप्टर में अगर चावल बोलेंगे तो इन द सेंस चावल हमें कौन सी क्रिया में आती है? तो ये द्वितीय क्रिया में आएगी, धान हमारी प्राथमिक क्रिया में आएगी। ठीक है, तो चावल की खेती हम लोग कैसे करते हैं, चावल के लिए क्या क्या चाहिए? यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, सभी के लिए सबको मालूम है कि ये प्राइमरी चीज़ है जो हम लोग यूज करते हैं इसका। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। ये एक याद करने वाला तथ्य है कि चाइना जो है चावल के लिए फेमस है और चावल वहाँ ज़्यादा उगता है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। किसकी? चावल की। हमारे इलाके में कैसे होता है कि भाई धान की खेती एक ही बार होती है। रीज़न क्या है कि वर्षा की वजह से हमारे क्षेत्र में
धान की एक ही फसल उगाई जाती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि कई किसान गेहूं की खेती करते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर बांग्लादेश में देखें या फिर पश्चिम बंगाल में, तो कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ जो है वर्ष में 2 से 3 किस्म की चावल की खेती की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि चावल के लिए कितना सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। ये आप लोग के लिए टास्क है। कितना सेंटीमीटर बारिश होगी तभी जाके हम धान की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आता है गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल के मध्यम तापमान, वर्षा, शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। शस्य कर्तन देखिए, कर्तन मतलब कटाई, शस्य कर्तन मतलब फसल की कटाई के टाइम ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। उससे रीज़न क्या होता है कि जो जितने भी फसल होते हैं वो सूख जाते हैं। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए फिर यूएस, आपको कमेंट में ये बता, चलिए मैं यही बता देता हूँ। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बोलते हैं, इसकी कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेहूँ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारत में गेहूँ जो है किस ऋतु में किया जाता है, उगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना, याद करना है आपको। व्यावहारिक तौर पर जो गाँव के हैं उनको पता होगा कि धान की फसल जब हो जाती है ख़त्म, तो उसके बाद हम लोग कुछ उसके एक महीना बाद, लगभग 1 से 2 महीने बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें गेहूं की खेती करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत कोई उसमें दलहन लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है मिलेट। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके उत्पादक देश हैं। मोटे अनाज जिसको बोलते हैं उसी को मिलेट्स बोला जाता है। मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, ये 3 देश सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है कि मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में विश्व में ऐसे कितने देश हैं जो प्रथम स्थान रखते हैं, मतलब अग्रणी हैं, प्रथम नहीं बोल सकता, अग्रणी हैं। इसमें से बहुत बार ऐसा होता है कि चाइना आगे प्रथम स्थान रखता है, कभी नाइजीरिया, लेकिन वो तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आगे पीछे होते रहता है। लेकिन हमको याद कैसे रखना है कि ये 3 देशों में जो है मोटे अनाज की खेती होती है। हालांकि भारत में भी होता है, लेकिन ये लोग ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मक्का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, मकई बोलते हैं, कई लोग इसको कॉर्न भी बोलते हैं। जो मूवी थिएटर में जाते हैं तो उसी कॉर्न का प्राइस देखिएगा कितना बढ़ जाता है। एक छोटा सा लीजिएगा, उसको पॉपकॉर्न बोला जाता है, उसका प्राइस 200 से 250 रुपया लगेगा। वहीं अगर आप मार्केट में उसको खाएंगे तो आपको प्राइस उसमें बहुत कम रहता है, मतलब 20 रुपया में एक भुट्टा आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। मक्का के लिए क्या चाहिए? इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। देखिए ये सारा जो कंट्री है ना, आपको तब समझ में आएगा जब आप मैप के थ्रू से चीज़ों को पढ़ेंगे। मैप अगर आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। न सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, आप कोई भी सब्जेक्ट का जब स्टडी करेंगे ना तो उसमें एक विजुअलाइजेशन आता है हमारे दिमाग में। चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है, और जिस 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 दिन उस चीज़ को देखना बंद कर देते हैं, हमारा दिमाग उसका जवाब देना बंद कर देता है, ठीक है। तो मक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन, देखिए 200 डेज पाला रहित दिन चाहिए, और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। क्या क्या है भाई? चाइना है, यूएसए है, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, मिस्र है,
ये जो है कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, कच्चा माल है कपास, और कपास की खेती इन सब देशों में होता है। देखिए, मैप प्रैक्टिस में लाने का बेनिफिट ये है, जैसे हमने अभी बोला कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो फटाक से दिमाग में पलक झपकते ही याद होना चाहिए भाई संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है ना, उत्तरी अमेरिका महादेश का एक देश है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यह है पटसन। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी कंपटीशन में सीधे सीधे सवाल पूछता है कि सुनहरा रेशा इनमें से किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन रहेगा पटसन, फटाक से आप पढ़े होंगे तो मार देंगे। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। भारत और बांग्लादेश में, पूरे विश्व में अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश में पटसन जो है ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी, ये भी पूछता है। कपास कब से काली मिट्टी। हालांकि जलोढ़ मृदा में भी होता है कपास की खेती, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो कपास जो है काली मिट्टी में उपजाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पटसन हो गया। कॉफ़ी के बाद कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ये भी आपको याद करना है। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ब्राज़ील। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। हमने अभी बात किया था कहुआ, उसी को कॉफ़ी बोला जाता है। तो कहुआ जो है, कहुआ के उत्पादन के मामले में ब्राज़ील सबसे आगे है। ठीक है, उसके बाद कोलंबिया और भारत। चाय की अगर बात करें, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर जो है समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय बागान में अगर कभी आप गए होंगे तो आपको पता होगा, इसके लिए तीव्र ढाल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब मिनिमम ढाल चाहिए। जैसे ये ऐसे 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 ढाल वाला चाहिए, तो इस इलाके में जो है चाय की पत्ती उगती है। और अभी हमने बात की है समवितरित उच्च वर्षा होनी चाहिए, समान रूप से वर्षा होनी चाहिए, तो जो है चावल की खेती के लिए एक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मज़दूर है वो ज़्यादा मज़दूर की आवश्यकता होती है इसमें। कॉफ़ी के पौधों की खोज किसने की? ये एनसीईआरटी में दिया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी जानकारी पर्पज़ के लिए दे दिया जाए। हालांकि ये कंपटीशन में नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए आप ध्यान में रख लीजिए कि कॉफ़ी की खोज कैसे हुई थी। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। देखिए, ये इंसिडेंट कैसे हुआ, मतलब वो बकरी चराता था और बकरी जब उस खास किस्म का जो पदार्थ था खाने वाला, फली, पौधे की फली जो था, उसको जो है बकरियां खाती थी और उछल कूद करने लगती थी, मतलब खुशी का एहसास करने लगती थी। तो इन्होंने देखा कि जब बकरियां ऐसे कर रही है तो क्यों ना मैं भी इसे चक्कर देखूं। उन्होंने चखा और वहीं से कॉफ़ी की खोज हो गई। तो कॉफ़ी की खोज ये भी बोल सकते हैं कि कब हुई थी भाई, तो 9th सेंचुरी में। ठीक है, 9th सेंचुरी में कॉफ़ी की खोज हुई थी, 850 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कृषि का विकास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग ये सोचने का प्रयास करेंगे कि भाई कृषि का विकास क्यों होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एनसीईआरटी में दिया है 7 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की, लेकिन अगर करंट सिनारियो देखें तो 8 अरब के आसपास जो है पूरे विश्व का जनसंख्या हो चुका है। इन 8 अरब को खाना खिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए हमें क्या चाहिए? खाद्य पदार्थ चाहिए। तभी ये पॉसिबल है कि हम
जीवित रह सकते हैं। तो कृषि का विकास बहुत इम्पोर्टेंट है, और कृषि के विकास के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी जानकारी के लिए चीज़ है। जैसे क्या हो सकता है कृषि के उत्पादन के लिए, देखिए कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, जो हम लोग जिस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं उस क्षेत्र को और बढ़ा करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, जो हम लोग हो सकता है कि कई कई ऐसे जगह हैं जहाँ एक फसल के बाद दूसरा फसल नहीं उगाया जाता है, हो सकता है वहाँ सिंचाई की कमी हो, तो उन सिंचाई की कमी वाले क्षेत्र में अगर पानी अगर जल उपलब्ध करवा दें और एक फसल की जगह 2-3 फसल अगर उसमें उगाएं, तो उससे भी हमें कृषि का विकास कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, ये भी एक ऑप्शन जिसे हमने अभी डिस्कशन किया। उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा, जैसे आनुवंशिक बीज हम लोग तैयार करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे किसान हैं गांव के भी जो बीज भंडार से बीज लाते हैं और उसी बीज को यूज में लाते हैं। उससे क्या होता है कि उपज ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर अच्छे उर्वरक का यूज करते हैं, रासायनिक खाद का यूज करते हैं, उससे उपजाऊ क्षमता बढ़ता है। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मशीनीकरण करना मतलब आप नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, जिससे जो है कम टाइम में ज़्यादा मतलब हर चीज़ काम कर सकते हैं, ज़्यादा उपज हो सकता है। ज़्यादा उपज के साथ साथ और क्या हो सकता है कि भाई जहाँ मैन पावर मतलब टाइम बचा सकते हैं, कम टाइम में हम ज़्यादा कुछ काम हो उस ख़ास जगह में कर सकते हैं, उस भूमि पर। और सबसे मुख्य बात हो गया कि खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, अभी तो कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम आ गया है कि आलू को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, और बाद में जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, आलू जब उगाते हैं उस टाइम पीरियड से जब गुजर जाता है, तो बाद में भी आलू की आवश्यकता होती है। खाने के लिए तो सालों भर चाहिए आलू। आलू एक ऐसा सब्ज़ी है जो हर मौसम में चलता है। तो आलू को जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और फिर उसका यूज़ किया जाता है, मतलब उसको ख़राब ना हो। खाद्य सुरक्षा कृषि के विकास में बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। कहने का मतलब जो है, जो विकासशील देश हैं, जो अभी अभी प्रगति कर रहे हैं, उन देशों में जो है गहन कृषि होती है, मतलब निर्वाह कृषि बोल सकते हैं। निर्वाह कृषि मतलब सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए जो खेती की जाती है, उसको हम लोग गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि जो कहते हैं, जो इससे पहले हमने अभी पढ़ा। और वाणिज्यिक कृषि के मामले में देखिए यहाँ दे दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे ट्रैक्टर का यूज करके, अभी अभी हमने जो पढ़ा, उन सब सारी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करके वो लोग खेती करते हैं और बिजनेस करने के मतलब प्रॉफिट गेन करने के उद्देश्य से करते हैं। तो ये एक कृषि को बढ़ावा देने में अहम भूमिका मतलब आप निभा सकते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग जान गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और पहली बार अगर इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।